तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज से हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो भैया हमारे एल्गोरिदम्स और साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर्स में आपका जो काम में आने वाला है। हम बात करेंगे भैया C++ क्या होता है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, POP के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विथ प्रॉपर नोट्स हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया तो आपके नोट्स बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो एग्जाम में कवर होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे भी टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि भैया हमारी यूनिवर्सिटीज का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कवर होने वाला है, सारे के सारे प्रॉपर पॉइंट्स। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार एग्जाम में जब BC की बात आती है ना, BC हटाओ, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पैराग्राफ की जगह पे पॉइंट्स में लिखना ज्यादा प्रेफर करना। अगर मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं ना कि भैया एल्गोरिदम्स क्या होता है, एल्गोरिदम्स बताओ, एल्गोरिदम्स की जरूरत क्या है वो बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्गोरिदम्स की वो बताओ, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये बताओ क्या होता है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो भैया हम प्रेफर कर रहे होंगे कि हम क्या करें, हम उस चीज को पॉइंट में लिखें, ठीक है। इन टोटल दिमाग में अपने डाल लो कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप पॉइंट में लिखोगे थ्योरी के पेपर में तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब ज्ञान ज्यादा देते नहीं, सबसे पहले भैया हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम से कि हमारा एल्गोरिदम क्या होता है। इस वीडियो में मेनली हम एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं उसको हम देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं भैया एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम का बहुत ही एक सीधा सपाट एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये है आपका घर, ये है माय होम, ठीक है, और ये है भैया आपकी प्यारी मुस्कान का घर, ये है आपकी प्यारी मुस्कान का घर, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया हमारे घर से मुस्कान के घर तक एक रास्ता बना है, रास्ता कुछ इस तरीके से है कि हम अपने घर से सीधा चलते हैं, एक लेफ्ट लेते हैं, फिर राइट लेते हैं, फिर उसके बाद मुस्कान के पापा दिख जाते हैं तो हम घूम जाते हैं, एक लूप बना लिया। हमने क्या किया भैया, फिर राइट ले लिया और जब तक मुस्कान के पापा चले नहीं गए तब तक हम इसी रास्ते पे अटके हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर उसके बाद जब राइट लिया तो हमें मुस्कान का घर दिख गया। कहने का मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि भैया हमारे घर से मुस्कान के घर तक जाने के लिए एक रास्ता है और रास्ता भी छोड़ो, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि भैया पहले हमें स्ट्रेट जाना है, फिर हमें लेफ्ट लेना है, फिर हमें राइट लेना है, फिर राउंड अबाउट आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे चाय की टपरी है जहां पे मुस्कान के पापा बैठते हैं। तो जब तक वो चले नहीं जाएंगे तब तक हमें यहां रुकना पड़ेगा, ठीक है। राउंड अबाउट लेने के बाद सीधा चलोगे, लेफ्ट जाओगे, फिर राइट लेके मुस्कान का घर आ जाए। ये एक प्रोसेस है भैया, हमारे घर से हमारी प्यारी मुस्कान के घर तक जाने का एक प्रोसेस है। यही प्रोसेस, जो प्रोसेस फॉलो करके आप उस घर तक पहुंच गए, यही प्रोसेस अगर कंप्यूटर फॉलो करे अपने किसी भी काम को कराने के लिए तो हम उसे क्या कहेंगे भैया, एल्गोरिदम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, एल्गोरिदम कहेंगे। कंप्यूटर की भाषा में कोई भी कंप्यूटेशन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कोई भी डिजायर्ड आउटकम पाने के लिए, कोई भी डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए अपने कोड से हमें चाहिए होता है भैया एक एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिस तरीके से जो आपका कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, वो रन करने वाला है। क्या करने वाला भैया? एक रन करने वाला है। अब इसका एग्जाम्पल हमने तो एक देख लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल भैया क्या हो सकता है कि सपोज हम कोई भी एक अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम, लेट से कि हमने क्या किया कि एक यूजर से कुछ इनपुट लिया, हमने क्या बोला कि भैया हमें एक नंबर दो और हम क्या करेंगे, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यूजर से इनपुट लेंगे और फिर कंप्यूटर को एक प्रोसेस बताएंगे कि कैसे उसको पहले एक पार्ट करना है, फिर दूसरा पार्ट करना है, फिर तीसरा पार्ट करना है, फिर चौथा पार्ट करना है, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो क्या होगा भैया, हमें वो एक नंबर के 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे और फिर उसके बाद हमें एक आउटकम या मैं कहूं आउटपुट अपने यूजर को शो कर देना है। ये एक प्रोसेस थी बहुत। अभी ये जो प्रोग्राम मैंने बताया इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। बस एक समझो कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए होती है, हमें स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन चाहिए होता है कि पहले भैया मैं इनपुट लूंगा, फिर मैं उसको डिवाइड करूंगा, फिर मैं उसको स्टोर करूंगा, फिर मैं उसको डिस्प्ले करूंगा। ये 4 स्टेप्स हो गई। इन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं, यही प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड पाथ है, इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और एल्गोरिदम भैया लिखा किस तरीके से जाता है? एल्गोरिदम देखो हमारा कोड नहीं होता है, दिस इज नॉट कोड। ये कुछ ऐसा समझो कि भैया अगर किसी भी बटालियन को असल जंग में जाना है, वहां जाके दुश्मन को धराशाही करना है, तो उसके पहले उन्हें एक मैप बनाना पड़ेगा, उन्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कौन से स्टेप पे क्या करने वाले हैं। क्या ये प्लान एक्चुअल एग्जीक्यूशन का पार्ट है? नहीं, ये जस्ट एक प्लानिंग है जिसकी मदद से हमें एक रोड मैप मिल जाए कि हमें किस तरीके से जंग को जीतना है। यही प्लानिंग, अगर जंग का नाम हम प्रोग्रामिंग लिख दें, अगर जंग का नाम हम अपना प्रोग्राम या अपना कोड रख दें, या कोई भी एक डिजायर्ड आउटकम पाना रख दें, तो हमारा जो प्लान होगा उसका नाम हम एल्गोरिदम रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? एल्गोरिदम रखेंगे। एक और चीज, घर में भैया हमारे चाय बनती है, चाय बनाने का एक डेफिनेट प्रोसेस होता है। पहले पतीले में पानी उबाला। अब भैया ये कमेंट मत करना कि पहले गैस ऑन करना होता है ना। पहले पतीले में पानी उबाला, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा दूध डाला, फिर हल्की सी चाय पत्ती डाली, ठीक है, अदरक डाल दी, चीनी डाल दी, और ये भी लेमन ग्रास लीव्स ये रईस लोग डालते हैं। तो ये सब कुछ डालने के बाद हमें क्या मिल जाता है भैया? हमारी चाय मिल जाती है। क्या मिल जाती है भैया? हमारी चाय मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक चाय है, इसको बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस मालूम है कि पहले पानी डालना है, फिर दूध डालना है, फिर लेट से अपना चाय की पत्ती डालना है, फिर अदरक डालना है, शक्कर डालना है। एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लास्ट में हमें एक आउटपुट मिल जाता है, दैट इज चाय। क्या भैया? दैट इज चाय। अगर मैं इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 भैया पानी उबालो, बॉइल वाटर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ऐड मिल्क, ठीक है। स्टेप नंबर 3 ऐड चाय पत्ती, टी लीव्स, 4 ऐड शुगर। ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लिख दिया 1 2 3 नंबर 4 नंबर करके, यही है हमारा एल्गोरिदम। दिस इज वॉट एल्गोरिदम इज। इसके अलावा एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है। अब इसी चीज को, ये जो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 हमने लिख दिया, अगर इसी को हम कोड के लिए इस्तेमाल करने लगे तो हम क्या कह देंगे कि भैया दिस इज माई एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग कोड। अब भैया ये हो गई हमारी एल्गोरिदम के समझने वाली बातें। आशा करता हूं कि आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है। भैया हमें स्वाद मिल गया कि हमारा एल्गोरिदम होता क्या है। अब भैया थोड़ा अपने नोट्स बना लो, नोट्स में लिख लो, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क। टास्क हमारा क्या हो गया भैया? मुस्कान के घर तक पहुंचना हमारा टास्क हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गई भैया? हमारा सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, हमें चाय बनाना है। उसके लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए, किस तरीके से चाय बनाई जाती है, ठीक है। मुस्कान के घर तक जाने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं कि कहां से मुड़ना है।
यही सेट ऑफ रूल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज नोन एज एल्गोरिथम। ठीक है, इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट है भैया, जैसे मैंने बताया चाय बनानी है 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में आपका चाय बन जानी है। फाइनाइट सीक्वेंस होता है ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस, क्या क्या काम करने हैं या क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनका वेल डिफाइंड सीक्वेंस है। कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर और प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटकम। कोई भी एक डिजायर्ड आउटकम पाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एक फाइनाइट सीक्वेंस में, तो उससे हमको भैया क्या मिलेगा, एक डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा। इन एसेंस एन एल्गोरिथम प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिल जाती है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, allowing a computer or human to perform computations, data processing and other operations efficiently and accurately। अगर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि भैया कितने टीस्पून हमें शुगर डालना है, कितने टीस्पून हमें अपना चाय की पत्ती डालना है, कितने ग्लास हमें दूध डालना है, कितने ग्लास हमें पानी डालना है, तो चाय एकदम परफेक्ट बनेगी, चाय एकदम परफेक्ट बनेगी। इसमें कुछ वो ही नहीं है कि भैया गड़बड़ी हो जाएगी, चीनी ज़्यादा हो गई, चीनी कम हो गई, चाय पत्ती ज़्यादा हो गई, गड़बड़ी का कोई स्कोप नहीं है। एक्यूरेट आपकी चाय में बननी है, बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपकी चाय बन जानी है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली आपकी चाय बन जानी है ना। तो ये वाली चीज़ रहती है। जो एल्गोरिथम रहता है वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कॉम्पिटिशन को, किसी भी डेटा प्रोसेसिंग को करने के लिए एक एफिशिएंट पाथ दे देता है, एक एक्यूरेट पाथ दे देता है, जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कई फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक तो आपका नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन हो गया। नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भैया हमने इंग्लिश में लिख दिया, हमने हिंदी में लिख दिया, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है हमने उसमें डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट आर द स्टेप्स परफॉर्म्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमने एक नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में लिखा। दूसरा होता है भी हमारा फ्लो चार्ट्स। बस अगले वीडियो में फ्लो चार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो एक होते हैं भैया आपके फ्लो चार्ट्स, दूसरा होता है आपका सूडो कोड। सूडो का मतलब होता है नकली। क्या होता है भैया? नकली। जब हम कोड लिख रहे होंगे तब उसके पहले हम अपना एक सूडो कोड बना रहे होंगे, एक नकली कोड बना रहे होंगे, एक ढांचा बना रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से, ऐसा समझो आप कुछ ऐसा समझो कि एक एक्चुअल बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है भैया? एक प्रोटोटाइप डिफाइन करता है जो कि एक्चुअल बिल्डिंग से काफी छोटा होता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है कि भैया जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिखने में और एक क्या रहता है, इसकी नकल करने में, इसका डुप्लीकेट बनाने में हमें सक्षम कर देता है। अगर इसी को मैं बड़ा कोड कह दूं, ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, तो इसी का अगर हम एक नकली, एक डुप्लीकेट कोड बना दें तो हम उसे क्या कहेंगे भैया? सूडो कोड कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि सूडो कोड एक बिफोर प्रोसेस, मतलब एक्चुअल प्रोग्राम करने से पहले हम एक नकली सा कोड लिख लेते हैं, एक रफ लैंग्वेज में कोड लिख लेते हैं कि भैया ये स्टेप्स हैं, और उसी को हम सूडो कोड कहते हैं। और बाकी तो फिर एक एल्गोरिथम का और पार्ट हो गया और फॉर्म हो गया भैया प्रोग्रामिंग कोड। हमने एक्चुअली में कोड ही कर दिया, वो भी अपने आप में एक एल्गोरिथम ही है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब ये नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भैया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इफिशिएंट तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका वो होगा कि भैया उस प्रॉब्लम में आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं हम उनको पहले ही लिख लें। क्या उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं? हाँ जी भैया, उन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं। तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके एल्गोरिथम्स पहले ही लिख देते हैं तो क्या हमें आसानी होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हाँ जी भैया, आसानी होने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके एल्गोरिथम्स डिजाइन कर देते हैं, उसका एल्गोरिथम लिख देते हैं, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है कि उस प्रॉब्लम को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम्स है ये तो स्टेप्स है, ये तो स्टेप्स है। एक स्टेप हो गया आपका एक पार्ट, दूसरा स्टेप हो गया आपका दूसरा पार्ट, तीसरा स्टेप हो गया आपका तीसरा पार्ट। हमने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अब उन छोटे छोटे स्टेप्स को हमको एग्जीक्यूट कराते जाना है। अब इसी को रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला स्टेप हो गया भैया इनिशिएट करना। इनिशिएट कैसे होता है? अगर हमने कुछ वेरिएबल्स देखे हैं, अगर किसी ने पहले सी या C++ या पाइथन वगैरह कुछ भी पढ़ी है, क्योंकि हमारे 11th 12th में अगर CBSE के स्टूडेंट्स हो 11th 12th में पाइथन पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो, हमें अगर कोई वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, हमें कोई A B C कोई वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हमें इनिशियलाइज करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें कुछ इनपुट लेना है। थर्ड स्टेप में हमें कोई लूप चलाना है। फोर्थ स्टेप में हमें कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें कोई क्लास का काम करना है, कोई ऑब्जेक्ट का काम करना है। अभी ऊपर से जा रहा होगा, बिल्कुल मत सोचो। कहने का मतलब क्या है कि एल्गोरिथम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देता है किसी भी प्रॉब्लम को और फिर उसको सॉल्व करता है, जिससे हमारी इफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है ना। एल्गोरिथम्स प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच to solving complex problems by breaking them down into smaller, more manageable steps। ज्यादा मैनेजेबल, ज्यादा छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। दूसरा एफिशिएंसी। भैया अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके एल्गोरिथम्स पहले ही डिफाइन कर दिए तो हमें अब भटकना नहीं पड़ेगा। हम कोई फालतू के स्टेप्स नहीं कर रहे होंगे, हम फालतू के स्टेप्स को एक्सक्लूड कर देंगे। इससे क्या होगा कि भैया हमारा टाइम बचेगा। दूसरा, हमारी मेमोरी में स्पेस बचने वाली है, ठीक है। तीसरा, हमारी प्रोसेसिंग पावर बचने वाली है। तो ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट यह कहता है कि एल्गोरिथम्स एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफिशिएंटली मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से भैया? टाइम हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोसेसिंग पावर हो गया। तो ये सारे रिसोर्सेज को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए और इनको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया? एल्गोरिथम यूज करते हैं। क्या हमें बेनिफिट्स और नीड दोनों एक साथ समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जनरली यही आएगा कि भैया डिफाइन एल्गोरिथम और हमें बताओ कि व्हाट इज द नीड ऑफ द एल्गोरिथम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये सारी चीजें आप लिख के आ जाने वाले हो। दूसरा, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, कई बार हम जो प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं वो वही सेम प्रोग्राम स्मॉल इनपुट्स के लिए भी है, 1 2 3 तीन इनपुट्स के लिए भी है और n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए भी है। कहने का मतलब क्या है कि सेम प्रोग्राम को हम छोटे इनपुट साइज के लिए भी यूज करने वाले हैं और बड़े इनपुट साइज के लिए भी यूज करने वाले हैं। अब इसी केस में अगर हमने इस प्रोग्राम को प्रॉपर एल्गोरिथम्स की मदद से यूज किया, लिखा है इस प्रोग्राम को विद प्रॉपर यूज ऑफ एल्गोरिथम्स, तो इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अब ये छोटे इनपुट्स में भी वर्क करेगा और बड़े इनपुट्स में भी वर्क करने वाला है। एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड टू हैंडल वेरिंग इनपुट साइजेस and complexities, allowing them to scale efficiently, effectively as the size of the problem increases। जैसे जैसे size of the problem increase होती है, effectively हम उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट होता है भी हमारा वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी क्या कहता है कि जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स कहीं पे भी यूज करे जा सकते हैं। कहीं पे भी क्या मतलब है भैया? एल्गोरिथम जनरली है क्या? हमारे एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने के लिए। अब मैं अपनी जनरल लाइफ में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए एल्गोरिथम क्या होगी, मेरे लिए प्रोसेस क्या होगी कि सबसे पहले मुझे टॉपिक्स को डिफाइन करना है, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है। फिर मुझे देखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे, भैया पेपर पैटर्न मुझे एनालाइज करना होगा। फिर उसके बाद मुझे आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, नोट्स के साथ मुझे प्रेजेंटेशन पूरी बनानी होगी। फिर उसके बाद मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया कोई टॉपिक मैंने छोड़ तो नहीं दिया, कोई पॉइंट मैंने छोड़ तो नहीं दिया। ये सारी चीजें एक प्रोसेस में करने के बाद ये लेक्चर बन जाएगा। उसके बाद मुझे एडिट करना होगा और इसको अपलोड करना होगा। ये एक प्रोसेस है। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर मी। आपकी मम्मी के लिए कुछ एल्गोरिथम अलग हो सकता है, भैया उनको चाय बनानी है, उनके लिए चाय के स्टेप्स अलग हैं, वो उनके लिए एल्गोरिथम है। आप कोई प्रोग्राम लिखोगे, आपके लिए जो प्रोग्राम के स्टेप्स होंगे, सॉल्यूशन के जो स्टेप्स होंगे, वो आपके लिए एल्गोरिथम है। तो इसकी वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वेरियस डोमेन्स में बहुत अलग अलग जगह पर इसको यूज किया जा सकता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। एल्गोरिथम्स कैन बी अप्लाइड अक्रॉस वेरियस डोमेन्स एंड डिसिप्लिन्स, फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यूज होता है, टू कंप्यूटर साइंस, टू इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड बियॉन्ड। मतलब कि हर चीज में हम एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अगर
अगर हमें एक कोई प्रॉब्लम दी गई है, हमें कोई एक प्रॉब्लम दी गई है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है, फर्क इससे पड़ता है कि भैया सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन वही होगा जो कम टाइम ले रहा होगा, कम स्पेस ले रहा होगा, कम एनर्जी खा रहा होगा, वही है सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन, है ना। अब इसी चीज को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि अगर हमने एल्गोरिदम डिजाइन किया है तो हमें ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम्स हेल्प ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस बाय फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन अमंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स लीडिंग टू इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। बहुत ही नॉमिनल सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। अब इस चीज को आप नोट कर लो, इस चीज को आप नोट कर लो। चलिए भैया नोट्स बहुत अच्छे से बनाते जाना। कोई ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आपको दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ मैं ये भी इंक्लूड कर सकता हूं, अब वो पॉइंट्स कैसे होंगे भैया, सपोज एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लो। उससे क्या होगा कि एक कनेक्शन फील हो जाएगा, आपको डायरेक्टली वीडियो याद आने लगेगी कि भैया हमने क्या क्या चीजें देखी थी। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ये आप नोट कर लो। अगर पिछली वाली डेफिनेशन आपने नोट करी है, इसको भी नोट कर लो भैया, इसको भी नोट कर लो। चलो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद भैया हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं भैया हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्गोरिदम की। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि किसी भी एल्गोरिदम्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें हो, क्या क्या पॉइंट्स हो, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि भैया ये एक अच्छा एल्गोरिदम है, ये एक प्रॉपर फुलफिल्ड एल्गोरिदम है। सबसे पहला भैया उसमें एक इनपुट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें एक इनपुट होगा, ठीक है। वैल्यूज दैट आर एक्सेप्टेड बाय द एल्गोरिदम इज कॉल्ड इनपुट और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरा आउटपुट, भैया कोई भी एल्गोरिदम हम इसीलिए डिजाइन कर रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन दे दे। सोल्यूशन क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी क्या होगी भैया, आउटपुट। डेफिनेटनेस, कोई भी एल्गोरिदम डिफाइंड होना चाहिए भाई, इसीलिए तो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप डेफिनेट प्रोसेस है, डेफिनेटनेस है इसमें, मतलब कि द स्टेप्स इन ईच एल्गोरिदम मस्ट बी वेल डिफाइंड। कहने का मतलब क्या है कि भैया ये डिफाइंड होना चाहिए कि भैया ये 4 हो, 5 स्टेप्स का हो, 6 स्टेप्स का हो, जितने भी स्टेप्स का हो, लेकिन ये इनफाइनाइट स्टेप्स का नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये डिफाइंड होना चाहिए कि भैया ये 7 स्टेप्स आप कर लो और आपका काम हो जाना है। करेक्टनेस होनी चाहिए, जाहिर सी बात है भैया कि जो आपका एल्गोरिदम है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो एल्गोरिदम है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। हालांकि बहुत ही ऐसे कॉमन से पॉइंट है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको वहां पे ऐसा ब्लैंक फील ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन उसको एक्चुअल लिखे कैसे, उसको पॉइंट्स में हम दर्शाएं कैसे, बस उसी चीज के लिए ये पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। हालांकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे प्रोमिनेंट नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं ज्यादा इंफोसिस इसमें डाल भी नहीं रहा हूं, लेकिन आप नोट्स में इसको लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि भैया एक एल्गोरिदम की क्या प्रॉपर्टीज होती, ठीक है। चलो अगला, अब किसी भी एल्गोरिदम को लिखते समय हमें मेनली भैया 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है। देखो, जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हमें देखना पड़ता है, मेनली 2 चीजों में देखना पड़ता है कि भैया ये जो एल्गोरिदम लिखा है, अगर हम इसमें n अमाउंट ऑफ इनपुट दे रहे हैं, अगर हम इसमें n अमाउंट ऑफ इनपुट दे रहे हैं तो ये कितना टाइम लेने वाला है, कितना टाइम लेने वाला है प्रोग्राम को रन करने के लिए, और दूसरा भैया कितनी मेमोरी में स्पेस लेने वाला है, कितनी भैया मेमोरी में स्पेस लेने वाला है। कोई भी प्रोग्राम जब हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन जब हम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम मेनली 2 चीजों का ध्यान रखते हैं कि उसमें कम से कम टाइम लग रहा हो, और कम से कम स्पेस खा रहा हो, कहने का मतलब क्या है कि उसकी कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, जितनी भी कम हो सके उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, जितना कम से कम हो सके टाइम लगे, और दूसरा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में कम से कम स्पेस खाना चाहिए।
मतलब कि कोई भी एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन करो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बहुत ज्यादा कम हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए कितना टाइम लेने वाला है और कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए कितना स्पेस लेने वाला है, इसको हम डिपिक्ट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। भैया हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? क्या यहाँ पे कोई ब्लैंक पेज है? क्या यहाँ पर कोई भी ब्लैंक पेज है? नहीं भैया, ब्लैंक पेज नहीं। चलिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। भैया देखो, सपोज हमारे पास एक n नंबर ऑफ सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 7 नंबर की एक सीरीज है, हमारे पास 7 नंबर की एक सीरीज है। अब हमारे यूजर भाई साहब ने हमें कहा कि इस सीरीज में से मुझे 1 निकाल के दे दो, मुझे 1 निकाल के दे दो, 1 निकाल के दे दो। तो हमने भैया क्या किया कि सबसे पहले स्टेप से देखना शुरू किया और लास्ट स्टेप तक गए। जब हमने पहले स्टेप में देखा, हमने पूछा कि भैया क्या यहाँ पे 1 रखा हुआ है? क्या यूजर ने जो इनपुट, जो नंबर की डिमांड करी है, क्या यहाँ पर रखा हुआ है? हमारे प्रोग्राम ने कहा कि भैया 1 यहीं पर रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्टेप्स एक एक सेकंड लेती है, जो चेकिंग मैंने करी ना, जो मैंने चेकिंग करी कि क्या ये फर्स्ट स्टेप में यूजर का दिया हुआ नंबर है, अगर सपोज नहीं होता तो सेकंड में मैं करता कि क्या सेकंड नंबर पोजीशन पे यूजर का नंबर दिया है, क्या थर्ड नंबर पोजीशन पे यूजर का नंबर दिया है। तो जितनी बार मैं चेक कर रहा हूं उतने ज्यादा सेकंड्स मुझे लग रहे हैं। अभी इस चीज को इस तरीके से समझो कि अगर पहली बार में, क्योंकि पहली जगह पे ही हमारा इनपुट रखा हुआ है, जो यूजर ने डिमांड किया वो डिमांडेड नंबर हमको पहली पोजीशन पे ही मिल गया, तो हम कह देंगे कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमें 1 सेकेंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा भैया? 1 सेकेंड का टाइम लगा। अब हमारे यूजर भाई साहब की डिमांड बढ़ती गई। हमारा यूजर कहता है कि अब मुझे 1 नहीं, अब मुझे 3 ढूंढना है, अब मुझे 3 ढूंढना है। हमने सबसे पहले पोजीशन पे चेक किया, क्या पहली पोजीशन पे जो नंबर लिखा है वो 3 है? भैया नहीं, वो तो 1 है। हमने चेक किया दूसरा, क्या दूसरी पोजीशन पे जो नंबर रखा है क्या वो हमारा 3 है? नहीं भैया, नहीं है। हम फिर चेक करेंगे तीसरा, क्या तीसरे पोजीशन पे जो हमारा नंबर रखा है क्या वो 3 है? प्रोग्राम कहेगा भैया हाँ यहीं पर 3 है। अब हमारा टाइम कितना लगा? अब हमारा टाइम लगा भैया 3 सेकंड। कितना लगा भैया? 3 सेकंड। 3 सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये सीरीज 7 पर खत्म ना होके इनफाइनाइटली n तक चली जाती, और अगर हमारा यूजर कह देता कि n नंबर का जो एलिमेंट है, जो nth पोजीशन पे जो नंबर रखा हुआ है मुझे वो ढूंढ के दिखाओ, तो क्या हमें जो सेकंड्स लगते, क्या हमें जो टाइम लगता वो n सेकंड्स लगते? क्या हमें n सेकेंड्स ऑफ टाइम लगता? इसी चीज को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं कि अगर हमें 1 सेकेंड ऑफ टाइम लगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंगल स्टेप में एग्जीक्यूट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 है। बिग O ऑफ 1 है। ये जो बिग O है ये एक नोटेशन है, जिस तरीके से हम लेंथ को डिफाइन करते हैं कि हमारी लेंथ 3 मीटर है, हमारी लेंथ डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, हमारी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। जिस तरीके से हम मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में लेंथ को डिनोट करते हैं, इन नोटेशंस को यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो नोटेशन यूज होती है उसे हम बिग O कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बिग O कहते हैं। अब अगर हमारा प्रोग्राम सिंगल स्टेप में एग्जीक्यूट हो गया है तो हम कह देंगे कि जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 है, वो बिग O ऑफ 1 है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है।
अब अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 सेकेंड हो, अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 सेकेंड हो तो फिर से हम कह देंगे बिग O ऑफ 1। क्यों कहेंगे भैया बिग O ऑफ 1? क्यों कहेंगे भैया बिग O ऑफ 1? अगर हमें पता है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये फाइनाइट नंबर्स में है, ये फाइनाइट नंबर्स में है, वो फाइनाइट नंबर्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। अगर हमें पता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइनाइट नंबर्स में है, हम गिन सकते हैं कितने सेकंड्स लगे हैं, तो फॉर ऑल द कांस्टेंट टाइम हम क्या डिनोट करते हैं? बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1। हालांकि अभी आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है कि आप इसमें पूरा घुस जाओ, लेकिन फिर भी आपको एक टेस्ट देने के लिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, मैं आपको प्रॉपर लिख के बता रहा हूं कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के कहां से आ रही है, निकल के कहां से आई भैया। आगे चल के जब यही बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ n देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे यार सचिन भैया ने तो क्या प्यारा समझाया था, है ना, क्योंकि इस तरीके से भैया किसी ने नहीं समझाया। ठीक है, यूट्यूब पे आप छान मारो, आपको ज्यादा वीडियोस इस चीज पे मिलेंगी नहीं। अब ठीक उसी तरीके से जहां की मैंने बताया कि अगर हमें टाइम जो डेफिनिट है वो पता रहे, जो कांस्टेंट टाइम है कि भैया 3 सेकंड ही लगने वाले हैं, कि भैया 4 सेकंड ही लगने वाले, अगर हमें कांस्टेंट टाइम पता है तो हम बिग O ऑफ 1 से उसको लिख देंगे। अगर हमें कांस्टेंट टाइम नहीं पता है, जैसे कि इस केस में हमें n सेकंड्स पता है, अब n कुछ भी हो सकता है ना यार, वो 7 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है। इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी भैया? बिग O ऑफ n लिखी जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, इसको लिखना हो तो लिख लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेज। ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई भैया, आपने ये सारी चीजें बता तो दी, लेकिन हमें क्यों बताया? अब देखो, मैंने अभी तक आपको बिग O ऑफ 1 बताया, बिग O ऑफ n बताया। अब कई बार क्या होता है कि जो एक लिस्ट है, इसको हमें 2 बार विजिट करना पड़ेगा, इसको हमें किसी कारणवश 2 बार विजिट करना पड़ा। जैसे कि मैं सिर्फ अभी तक एक बार चेक कर रहा था कि क्या हमारे 1 नंबर पे यूजर का दिया हुआ इनपुट है, सिर्फ हम एक बार चेक करेंगे एक पोजीशन को, अगर 1 पे नहीं है तो दूसरे पे मूव कर देंगे, दूसरे पे नहीं है तो तीसरे पे मूव करेंगे, n नंबर ऑफ पॉइंट्स तक हम चेक करेंगे। अगर किसी कारणवश हमें यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी पड़ गई, जो कि कई प्रॉब्लम्स में, कई प्रोग्राम्स में आपको करना पड़ेगा, आपको 2 लूप्स चलाने पड़ेंगे, इस केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² होगी। कितनी होगी भैया? n² होगी। कितनी होगी भैया? n² होगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हमारे पास आगे चल के बाइनरी सर्च जैसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे कि एक मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे, इस लिस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे। अब उसके राइट साइड में जो लिस्ट बची जिसपे 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अब उस लिस्ट को एज एन इंडिविजुअल लिस्ट मान के उसका मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे। भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, ये चीजें आप आगे समझोगे, अभी इस पे दिमाग मत लगाओ, बस मैं थोड़ा सा आपको सब बता दे रहा हूं कि भैया ताकि आपको एक थोड़ा सा टच रहे। ठीक है, जब ये वाली चीज होगी तो यहां पे ये जो लिस्ट का डिवीजन हो रहा है, इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी भैया? log n होगी। कितनी होगी भैया? log n होगी। यहां पे मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताए हैं। कितने भैया? टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताए हैं। अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो, तो हम क्या कह देंगे कि वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है भैया? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है भैया? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बिग O ऑफ 1 अगर आपको 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 3, 4, 5, अगर आपको 1000 सेकंड भी लग रहे हैं और आपको पता है कि 1000 सेकंड इस प्रॉब्लम में लगने वाले हैं, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ बिग O ऑफ 1 होने वाली है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अगर किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है तो हम कह देंगे कि भैया उसकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया? लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² है, ये क्या लिखा हुआ है भैया? ये लिखा है बिग O ऑफ n²। मैंने आपको सारी चीजें बताई कि बिग O ऑफ n² क्या होता है।
अगर किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है तो हम क्या कह देंगे कि भैया वो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, क्या लिखोगे पहले टाइप में, फर्स्ट पहला डाल के भैया कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको यही जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, हालांकि मैं इस चीज को पढ़ूंगा नहीं यार, ये बहुत ही ऐसा मतलब बस मैंने नोट्स के लिए लिख दिया है, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर आप काम कर लोगे। सबसे पहला नंबर डाल के लिखोगे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टाइप क्या होगा, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर तीसरा टाइप क्या होगा, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा टाइप आपका होगा लॉगैरिथमिक। चौथा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका लॉगैरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको कैसे डिपिक्ट करोगे आप, बिग O ऑफ log n से डिपिक्ट आप करने वाले हो। ये 4 टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आप नोट कर लोगे। सेम यहाँ मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। It helps in understanding how the algorithm's परफॉर्मेंस स्केल्स विद द इंक्रीजिंग इनपुट साइज। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब हमने एक इनपुट लिया या हमने n इनपुट लिया, इस ट्रांजिशन में हमारा प्रोग्राम किस तरीके से कितने इफेक्टिवली प्रोग्राम को परफॉर्म करा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन है, इस चीज को हम देखने वाले हैं, इस चीज को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मेजर करने वाले हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया बिग O ऑफ 1 में कम टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी चीज को नोट कर लेके निकले हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम का एक मेजरमेंट निकाल लिया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। भैया हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख चुके हैं, इस चीज को नोट जरूर कर लेना यार मेरे भाई। देखो मैं मानता हूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, ठीक है, मैं मानता हूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, लेकिन विश्वास मानो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जो एल्गोरिथम क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आगे चल के जब प्रोग्राम्स आप बना रहे होगे ना, जब एल्गोरिथम्स को लिख रहे होगे, तब आप इसकी अहमियत समझोगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंडिविजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में कितना हालत खराब होता है। जब आपको ये बेसिक बिग O क्या होता है, बिग O ऑफ 1 क्या होता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, बिग O ऑफ log n क्या होता है, ये नहीं पता रहेगा ना तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। इस वजह से आज भैया 10 मिनट ज्यादा निकाल लोगे, लेकिन कल का आप 2 घंटा बचा लोगे, या मैं कहूं कल के 1-1 महीने बचा लोगे। क्योंकि ये छोटे छोटे वही होता ना कि मैथ्स में अगर 1+1 हमें नहीं पता है तो भैया हम 10+10 कैसे करेंगे, ये वही वाली चीज है। मैथ्स का वही सिंपल सा फंडा रहता है ना कि छोटे से उठाना है, इस चीज को भी आप नोट कर लो। फिर उसके बाद भी हम बढ़ते हैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हालांकि उतना यूज में आती नहीं है, आप फर्दर जो आपकी बड़ी क्लासेस है उसमें ज्यादा अच्छे से इसकी डिटेल में पढ़ रहे होगे, इसलिए अभी मैंने बस आपको ये 2 डेफिनेशंस लिख दी हैं या कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितनी स्टोरेज लगने वाली है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम मेजर करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इनपुट साइज, बेस्ड ऑन द इनपुट साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा इनपुट साइज है, बेस्ड ऑन द इनपुट साइज कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज लगने वाला है, उसको हम मेजर करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। It measures the maximum amount of memory used by the algorithm at any point during its execution. Execute करते टाइम में किसी भी प्रोग्राम में कितनी मेमोरी लगने वाली है, उसे हम किससे नोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से मेजर करते हैं। Similar to time complexity, space complexity is often represented using big O notation. बिग O नोटेशन यहाँ पे भी लगती है। ये किस तरीके से लगती है मैं अभी अगर समझाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का समझाया ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको अगर मैं नहीं समझाता फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशान होते, अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखते क्या, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो अभी पढ़ना आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेप्थ में क्या होती है अभी इतना समझो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ कुछ तो माजरा होता है। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए, इसको लिख के आ जाओगे, टीचर फुल मार्क्स देने वाला है, ठीक है। बिग O नोटेशन इसमें भी लगती है, बिग O नोटेशन इसमें भी लगती है, ठीक है। हायर क्लासेस में जब आपका ये टॉपिक पर्टिकुलर आएगा तब आप इस चीज को पढ़ लोगे। फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो थी, या मैं कहूँ एक्चुअल में तुम्हें बताऊं, ये आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आप किसी भी ब्रांच को XYZ जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये आपकी स्टार्टिंग है, ये आपका पहला कदम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड में घुसने के लिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, आप साइबर डिपार्टमेंट में जाओ, आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जाओ, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ,
ये इनिशियल स्टेप्स आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम किस तरीके से लिखा जाता है। अगले वीडियो में फ्लो चार्ट बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किस नोटेशन से उसको यूज देखा जाता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बिग O ऑफ n का मतलब क्या होता है, बिग O ऑफ log n का मतलब क्या होता है। तो उतने टाइम आपके मुंह में जवाब होना चाहिए कि भैया मुझे पता है कि बिग O ऑफ n क्या होता है, मुझे पता है कि बिग O ऑफ n स्क्वायर क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा स्वाद देने के लिए आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब ये थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं भैया, ये जो आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर भैया आपके फर्स्ट ईयर के लिए हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपके आदित्य पाटिल सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं भैया? आदित्य पाटिल सर पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा भैया आपका मैकेनिकल, इसकी प्लेलिस्ट आपके इरफान भैया ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा के रखी हुई है, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। BEEE आपका अमित सर पढ़ा रहे हैं। BEEE के लेक्चर्स भी आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। ये सारी चीजें, ये पढ़ाई के सोर्सेज आपको मिल रहे हैं, ताकि आपके पास एक्सक्यूज ना रहे कि भैया हम फेल हो गए, हमारी बैक लग गई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो यार, पढ़ाई करनी जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? तब तक चीज़ों को रिवाइज करो, नोट्स बहुत ही प्यारे से बना लेना यार, बहुत ही क्रिस्प से नोट्स बना लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटाने हो। क्या करने हो भैया? सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटाने हो, ठीक है। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, नोट्स को रिवाइज करते जाओ और धन्यवाद।